नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कल अपन ने लास्ट वाले वीडियो में विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पढ़ ली थी। निरक्षीय रेखा के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होगा। फिर उसके बाद में अपन ने विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय और निरक्षीय रेखाओं की तीव्रताओं का जो व्यंजक है उनमें अपन ने संबंध भी ज्ञात कर लिया था। और उस संबंध में अपन ने कहा था कि ई अक्षीय का जो मान होता है, अक्षीय रेखा के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो निरक्षीय रेखा के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की 2 गुनी होती है। ठीक है ना। यहाँ तक का व्यंजक अपन ने पढ़ लिया। आज अपन लोग नई हेडिंग शुरू कर रहे हैं कि किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल एवं बल आघूर्ण की बात अपन करेंगे। बल एवं बल आघूर्ण अपन कहेंगे। इस हेडिंग से देखो अपने पास समरूप विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं तो ऐसा विद्युत क्षेत्र होगा जिनका परिमाण समान और दिशा भी क्या होगी, समान होगी। जैसे देखो मैं एक बल रेखाएं आपको ये खींच रहा हूँ, बल रेखाएं हैं वो अपन ये कह रहे हैं कि ये अपने पास बल रेखाएं अपन ये कह दें, इनके बीच का गैप भी एक समान होगा और इनकी दिशा भी क्या होगी, एक समान होगी। तो ये कैसा क्षेत्र होगा, समरूप विद्युत क्षेत्र होगा, समरूप विद्युत क्षेत्र होगा। अब अपने को बात करनी है विद्युत द्विध्रुव की। द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें समान परिमाण के परंतु दिशा में विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो उसे आप क्या कर देंगे, विद्युत द्विध्रुव कर देंगे। अब उसके बाद अपने पास बल की बात है तो बल अपन ये कह दें किसी वस्तु को धक्का देना है, खींचना ही क्या कहलाएगा, बल कहलाएगा। तीसरा पॉइंट आएगा बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण अपन ये कह देंगे विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश पर लगने वाले बल का परिमाण तथा उन बलों के बीच की लंबवत दूरी का गुणनफल क्या कहलाएगा, बल आघूर्ण कहलाएगा। तो बल आघूर्ण के बराबर अपन ये कह सकते हैं बल तथा बलों के बीच की लंबवत दूरी का गुणनफल क्या कहलाएगा, बल आघूर्ण कहलाएगा। देखो बल आघूर्ण को अपन ये कह देंगे बल का परिमाण, बल का परिमाण क्या होगा तथा अपन ये कह देंगे बलों के बीच की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी जो होती है उनका गुणनफल अपने पास क्या कहलाएगा, बल आघूर्ण कहलाएगा। जब चलो अपन ने फॉर्मूला लिख ही दिया तो अपन यहाँ पे बल आघूर्ण का मात्रक और बता सकते हैं क्या, ठीक है ना। तो मात्रक देखना, बल का परिमाण इसका मतलब बल का मात्रक लिखना है और बलों के बीच की लंबवत दूरी तो दूरी का मात्रक लिखना है। तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन, और दूरी का मात्रक क्या हो गया, मीटर। तो इसका मतलब देखो बल आघूर्ण का मात्रक क्या बन गया, बल आघूर्ण का जो मात्रक बनेगा, बल का तो मात्रक हो गया न्यूटन और दूरी का मात्रक हो गया मीटर, तो न्यूटन मीटर हो गया। और इसका यदि बल आघूर्ण की यदि विमीय सूत्र आपको बूझ लें, विमीय सूत्र की बात यदि अगला आपको से कर लेता है तो विमीय सूत्र क्या कहोगे, देखो बलों का परिमाण, तो बल का परिमाण करेंगे तो m1 L1 T-2 और बलों के बीच की लंबवत दूरी, दूरी क्या होगी L1, तो ये क्या होगा m1 L2 T-2। तो ये अपने पास क्या होगा m1 L2 T-2, वो अपने पास क्या होगी, बलों के बीच की लंबवत दूरी आ गई, ठीक है ना। अब अपने को यहाँ पे पहले ज्ञात करना पड़ेगा कि बल क्या होगा फिर बल आघूर्ण क्या होगा। देखो इसका कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आप कैसे सिद्ध करोगे कि या आप कैसे बताओगे कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ विद्युत द्विध्रुव है किसी प्रकार की कोई स्थानांतरित गति नहीं करता। कि आप कैसे बताओगे कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ विद्युत द्विध्रुव है किसी प्रकार की कोई स्थानांतरित गति नहीं करता। स्थानांतरित गति नहीं करता मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर खुद नहीं जाता। जैसे देखो ये अपने पास एक मेज होती और इस पर मैंने डस्टर को रख दिया। अब ये डस्टर आपको पता है कि अपने आप तो कोई गति नहीं करेगा जब तक बल नहीं लगाएंगे। तो आपको पहले ये बताना है कि ये किसी प्रकार की कोई स्थानांतरित गति नहीं करता। तो स्थानांतरित गति नहीं करता तो इसके ऊपर लगने वाला बल क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो वही चीज अपन यहाँ पे बताएंगे कि बल का मान क्या होगा, शून्य अपने को सिद्ध करना होगा। और बल जैसे अपन शून्य सिद्ध करते हैं तो अपन यहाँ से क्या ले आएंगे, बल आघूर्ण की बात है वो अपन कर लेंगे। तो जैसे देखो अपन ने ये कहा समरूप विद्युत क्षेत्र है, इसमें मान लो कि एफ बी एक विद्युत द्विध्रुव है, एफ बी क्या है, विद्युत द्विध्रुव है, जिसको अपन ने देखो एक समान विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखते हैं। ये ए बिंदु हो गया, ये अपना क्या हो गया बी बिंदु हो गया, ए पे ऋणावेश हो गया, बी पे क्या हो गया धनावेश हो गया। इनके बीच की दूरी क्या होगी, 2a होगी, इनके बीच की दूरी 2a अपन कह देंगे। तो ये अपन कह रहे हैं कि एफ बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके ए बिंदु पर ऋणावेश और बी बिंदु पर धनावेश और इनके बीच की दूरी क्या है, 2a है।
ठीक है ना। और इन्हीं का अपने को क्या करना है, अब अपने को बताना है, पहले ये बताना पड़ेगा कि विद्युत द्विध्रुवों को जब एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र ही हो गया, इसमें रखते हैं तो अपने को बताना पड़ेगा कि द्विध्रुवों के ऊपर लगने वाला बल कितना होगा। तो बल के बारे में अपन याद करेंगे तो देखो याद होगा, तो प्रति एकांक धनावेश के ऊपर लगने वाला जो बल होता है वो क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो अपन देखो ये कह देंगे कि E बराबर अपने पास क्या हो गया, F/Q हो गया, F/Q हो गया। तो F बराबर यहाँ पे क्या होगा, QE होगा नहीं होगा। तो मैं ये लेता कि देखो यहाँ पे मैं एक लाइन ये लिख देता कि बिंदु B पर उपस्थित Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख दें, या मैं ये लिख दूं कि बिंदु B पर उपस्थित Q आवेश पर लगने वाला बल कह दूं। तो लगने वाला बल यदि मैं F1 कह देता तो ये क्या होता, QE होगा नहीं होगा। और ऐसे ही मैं कह दूं कि बिंदु A पर उपस्थित माइनस Q आवेश पर लगने वाला बल यदि आप ज्ञात करोगे F2 लिख दो, और लगने वाला बल क्या होगा, माइनस का QE। अब अपने वो देखो इस बिंदु यहाँ पे जो बल लगेगा वो द्विध्रुवों को विद्युत क्षेत्र की दिशा में ले जाने के लिए प्रयासरत रहेगा, और यहाँ पे जो बल लगेगा ये क्या होगा, विद्युत द्विध्रुव की विपरीत दिशा में ले जाने के लिए प्रयासरत रहेगा। तो ये तो बल लगेगा F1 की डायरेक्शन तो ये होगी, और F2 की डायरेक्शन है वो अपने पास क्या होगी, F1 तो देखो इधर लग रहा है, F2 तो देखो F1 तो ये चाह रहा है कि बिंदु B है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ले जाएंगे, और F2 ये चाह रहा है कि बिंदु A को मैं क्या करूं, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में ले जाऊं। तो दोनों को देखो एक दूसरे की विपरीत दिशा, एक दिशा में ले जाना चाह रहे हैं, एक विपरीत दिशा में ले जाना चाह रहा है, तो दोनों एक दूसरे विपरीत अपने पास होंगे। तो ये जो द्विध्रुव वो यहीं पे रहेंगे, किसी प्रकार की कोई स्थानांतरित गति नहीं करें। तो इसका मतलब अपन ये कहेंगे, तो अपन ये कह देंगे परिणामी बल। तो परिणामी बल अपन क्या कर देंगे, परिणामी बल अपन F बराबर क्या कर देंगे, F1 प्लस F2 कर देंगे, और F1 प्लस F2 कर देंगे तो ये हो गया QE, और ये क्या हो गया माइनस का QE। तो दोनों के अपन रखें तो बल का मान क्या हो गया, 0। इसका मतलब AB जो विद्युत द्विध्रुव है इसके ऊपर लगने वाला बल कितना हो गया आपका, 0 हो गया। AB जो अपने पास विद्युत द्विध्रुव है इसके ऊपर लगने वाला बल कितना आ गया, 0 आ गया अभी। इसका मतलब ये हुआ कि एक जो अपन ये कह रहे हैं कि समरूप विद्युत क्षेत्र में अपन किसी द्विध्रुव को रखते हैं तो वो किसी प्रकार की कोई स्थानांतरित गति नहीं करता। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आप कैसे बताओगे कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ विद्युत द्विध्रुव है किसी प्रकार की कोई स्थानांतरित गति नहीं करता। तो आप ये कहेंगे कि उसके ऊपर लगने वाला जो बल होता है वो उस बल परिणामी बल का मान क्या होगा, 0 होगा। और परिणामी बल का मान 0 होते ही अपन यहाँ पे क्या बता सकते हैं कि समरूप विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ विद्युत द्विध्रुव है किसी प्रकार की कोई स्थानांतरित गति नहीं करता। ठीक है ना। तो अपन लोग ये कह रहे हैं कि ये तो भी बात अपने पास है अपनी हेडिंग में बल की। तो कोई पूछ ले कि एक समान विद्युत क्षेत्र में समरूप विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ विद्युत द्विध्रुव के ऊपर लगने वाला परिणामी बल का मान कितना होता है, तो कितने का आंसर आप क्या दोगे, 0 होता है। ठीक है। अब दूसरी बात आ रही है कि अपने पास बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण की बात अपन यदि करेंगे तो देखो क्या होगा, बल आघूर्ण की अपन परिभाषा दें तो देखो बल आघूर्ण क्या होगा, बल आघूर्ण को टॉ से लिखते हैं। बल आघूर्ण को क्या करते हैं, टॉ से, जैसे अपन टी ऐसे लिखते हैं ना, टी वाली ये जो लाइन है ना, ये जो अपन लंबवत लाइन खींचना है इसको यूं घुमाना है, तो ये अपने पास क्या बन गया, टॉ बन गया। ठीक है ना। टॉ से अपन कह देंगे। अब बल आघूर्ण क्या होगा कि अपन ये कह देंगे विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव के किसी विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश पर लगने वाले बल का परिमाण, बल का क्या लेना है, परिमाण या मैग्नीट्यूड मैं कह दूं, गुणा अपन ये कह दें इन बलों
इन बलों के मध्य की लंबवत दूरी, इन बलों के मध्य की लंबवत दूरी, और लंबवत दूरी का गुणनफल क्या कहलाएगा? बलाघूर्ण कहलाएगा। बलाघूर्ण क्या होगा? विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश पर लगने वाले बल का परिमाण गुणा बने कहते हैं इन बलों के मध्य की लंबवत दूरी, और इन दोनों का गुणनफल क्या कहलाएगा? बलाघूर्ण कहलाएगा। ठीक है ना? अब देखो कि मैं टो के बराबर ये कह दूं क्या? बल का परिमाण यदि कह रहा हूं तो किसी एक बल का परिमाण कह रहा हूं, F1 ले या F2 गए, जो भी अपन। अब इनकी लंबवत दूरी तो मैं ये लिख दूं, देखो बलों के मध्य की लंबवत दूरी, और लंबवत दूरी का अपने को क्या करना है? गुणनफल ही तो चाहिए। तो लंबवत दूरी में एक बार ये लिख रहा हूं, तो देखो अपने पास ये बलाघूर्ण आ गया, क्योंकि देखो अपन ने F1 का मान लिखा है QE, जो जिसकी दिशा क्या है? बल बाह्य विद्युत क्षेत्र के दिशा में है, और F2 के बराबर क्या कह रहे हैं? माइनस का QE, जिसकी दिशा क्या है? बाह्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो एक बल का परिमाण लेना, चाहे F1 का परिमाण कहें चाहे F2 का परिमाण कहें, दोनों ही परिमाण बराबर आएंगे, दोनों ही क्या होंगे? QE। अब इनके बीच की लंबवत दूरी, तो इनके बीच की लंबवत दूरी है तो यही तो होगी इसके बीच की लंबवत दूरी, तो इनके बीच की लंबवत लाइन है वो अपने पास ये बन गई, तो इनके बीच की लंबवत दूरी क्या हो गई? BC हो गई। तो टो के बराबर क्या हो गया? टो बराबर अपन F1 यू का रख दिया, मैग्नीट्यूड हो गया गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी, तो बलों के बीच की लंबवत दूरी कितनी होगी? BC अपन कर दी। बलों के बीच की लंबवत दूरी है वो अपन ने क्या लिख दिया? BC से लिख दिया। तो टो बराबर क्या हो गया? F1 गुणा BC अपन बता देंगे, F1 गुणा BC अपन कह सकते हैं। अब देखो यहां से अपने पास जाओ, क्या स्थिति अपन यहाँ पे कर लेंगे? F1 अपन ने ये कर लिया। अब देखो अपने पास यहाँ पे क्या बनेगा कि टो बराबर क्या है? अपन ने फॉर्मूला कर लिया, F1 का मैग्नीट्यूड गुणा क्या हो गया? BC। अब अपने को यहाँ पे किसका मान चाहिए? BC का मान और चाहिए भी। F1 का मान तो अपन QE लगा देंगे, लेकिन BC का मान और चाहिए। तो देखो अपने पास विद्युत द्विध्रुवों को एक समान विद्युत क्षेत्र से मैंने थीटा कोण बनाते हुए रखा, ये मैंने लंब डाल दिया, तो लंबवत लाइन BC बन गई अपने पास। देखो ट्राइंगल हो गया अपने पास ABC। ABC अपन कह देंगे फ्रॉम ट्राइंगल ABC की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे AB तो क्या बन गया इसका? AB तो अपन ये कह देंगे इसका कर्ण हो गया भी, ठीक है ना, और BC यहाँ पे क्या हो गया? लंब हो गया, या मैं ये कह दूं लंबवत दूरी बन गई, ठीक है क्या? और AB अपने पास देखो जो अपन कर्ण कर रहे हैं उस कर्ण का मान कितना है? 2a लिख दूं क्या? कर्ण का जो मान है वो कितना है? AB है वो अपने पास। इसका मतलब AB तो अपने को ज्ञात है भी, और BC अपन ज्ञात करना चाहते हैं, तो मैं ये लिख दूं क्या? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण देखना किसका मान होता है? लंब का मान BC, कर्ण का मान कितना? 2a, और ये किसके बराबर है? साइन ऑफ थीटा के बराबर। ये हुआ क्या? तो ये बनी थी, जैसे ही अपन कर रहे हैं तो देखो अपने पास क्या हो गया कि BC बराबर क्या हो गया? 2a साइन ऑफ थीटा हो गया। तो ये अपने पास किसका मान हो गया? BC का मान हो गया। BC बराबर क्या हो गया? 2a साइन ऑफ थीटा हो गया। तो अपन देखो अब अपने पास बलाघूर्ण की तो बात करनी है, तो टो बराबर क्या हो गया? F1 QE हो गया क्या? फिर अपने पास BC का मान क्या हो गया? 2a साइन थीटा हो गया क्या? अब देखना देखो मैं इसको ऐसा लिख दूं क्या? Q 2a को एक साथ लिख दिया, ये क्या हो गया? E साइन थीटा। तो ये मान किसका हो गया अपने पास? Q 2a अपने पास किसका मान हो गया? P का मान हो गया क्या? तो टो बराबर ये हो गया क्या? PE साइन थीटा। एक दो न्यूमेरिकल दे रखे हैं इसके ऊपर, P का मान दे रखा है, E का दे रखा है, थीटा का मान दे रखा है, और कह रखा है कि बलाघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। तो बता दो कि बलाघूर्ण कैसे ज्ञात करना है, ठीक है ना? तो वो अपने पास एक न्यूमेरिकल जब अपन करेंगे एक साथ ही पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल हैं वो अपन एक साथ करेंगे भी। तो टो बराबर क्या हो गया? PE साइन थीटा अपन ने बता दिया। अब देखो उसके बाद में अपन देखो यहाँ पे देखो बलाघूर्ण है वो अपने पास क्या है? एक सदिश राशि है। बलाघूर्ण है वो अपने पास क्या होती है? एक सदिश है। तो साइन थीटा का विलोपन अपन किस में करते हैं? 11th क्लास में खूब पढ़ा है। कोस थीटा होता है तो डॉट प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं, डॉट लगा दो। साइन थीटा तो किसके रूप में लिख दो? क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में लिख दें। यदि साइन थीटा तो उसमें अपन क्या कर देंगे? क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में अपन लिख देंगे। तो यहाँ पे अपने पास क्या बन जाएगा?
देखो अपने पास जो स्थिति बनेगी वो क्या बन जाएगी, देखो तो वेक्टर हो गया, इसको मैं लिख दूंगा पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, और क्रॉस साइन है वो किस में विलोपन हो गया, या इसको देखो ये क्रॉस हटाऊंगा तो ये क्रॉस किस में चल जाएगा, इस क्रॉस को बोलते हैं वज्र गुणन, वज्र गुणन, या इसको अपन ये कह देते हैं क्रॉस का दूसरा नाम कार्तीय गुणन, से भी अपन ने 11वीं क्लास में पढ़ा भी, कार्तीय गुणन, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन लोगों अपने को बताइए क्रॉस जब भी हटाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पी साइन थीटा वापस से आ जाता है, ये अपन वापस से लिख देते हैं। अब देखो यहाँ से अपने पास अपने आप में एक क्वेश्चन बनता है कि ये आता है कि बल आघूर्ण है वो अपने को पता है सदिश राशि होती है, तो इसकी दिशा किधर होगी, तो देखो बल आघूर्ण में लिख दूं, बल आघूर्ण एक सदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है जिसकी दिशा P वेक्टर एवं E वेक्टर के द्वारा, P वेक्टर एवं E वेक्टर के द्वारा निर्मित तल के लंबवत होती है, निर्मित तल के लंबवत होती है। अब अपने आप ही देखो यहाँ पे पता चला सर ऐसा हमें कैसा पता चलेगा कि ये लंबवत ही होगी, ठीक है ना। 11वीं क्लास में देखो मैं एक बात बताता हूँ आपको, एक्स अक्ष के अनुदिश आपने इकाई सदिश पढ़ा था क्या, 11वीं क्लास ये एक्स अक्ष मान लो, एक्स अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश क्या होता है आई कैप, वाई अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश क्या होता है जे कैप, और जेड अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश क्या होता है के कैप। यूं तो अपन बनाते हैं देखो, जो एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष, देखो मैंने ये बताया था आई क्रॉस जे, तो क्या लिखते हो आप, के कैप नहीं लिखते क्या, जे क्रॉस के लिखते हैं तो आई कैप लिखते हैं नहीं लिखते हैं, के क्रॉस आई लिखते हैं तो क्या लिखते हैं जे कैप लिखते हैं नहीं लिखते हैं। देखो एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष यूं ही तो लिखते हैं, तो ये तीनों एक दूसरे के लंबवत है या नहीं है। तो ये मान लो कि अपने पास पी वेक्टर है, ये मान लो अपने पास क्या हो गया ई वेक्टर है, तो इन दोनों के लंबवत ये कौन सी हो गई अपने पास, तो वेक्टर हुआ नहीं हुआ। तो सदिश रूप में जब भी लिखा है तो अपने पास इसकी दिशा क्या होगी, देखो यहाँ आई और जे के बाद में क्या रखे, आई को मान लो यहाँ पे पी कैप पी वेक्टर है, जे को मान लो ई वेक्टर, इसके बराबर क्या हुआ, तो वेक्टर हुआ नहीं हुआ। तो ऐसे ही देखो आई कैप जे कैप के कैप तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं नहीं होते, तो इसका मतलब ये हो गया पी और ई वेक्टर के द्वारा निर्मित तल के लंबवत किसकी दिशा होगी, बल आघूर्ण की दिशा होगी। अब देखो कई बार अपने पास जब न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन करते हैं ना, तो वहां पे समस्या हो जाती है कि सर बल आघूर्ण का मात्रक कैसे लिखें, बल आघूर्ण की विमा है वो अपन कैसे लिखें। तो वो चीज देखना कि बल आघूर्ण का अपन मात्रक लिखते हैं, तो देखो बल आघूर्ण का मात्रक और विमा हमेशा याद रखना है, उसी फॉर्मूले से लिखनी है जो अपन शुरुआत में देखे गए, परिभाषा जो डेफिनेशन दी है कि ये कह देंगे बलों का परिमाण गुणा क्या होगी, बलों की क्रिया रेखा के लंबवत दूरी का गुणनफल क्या कहलाएगा, बल आघूर्ण कहलाएगा। तो देखो तो हो गया क्या, तो बराबर अपने पास बलों का परिमाण, तो बल का अपने पास परिमाण है तो ये बल अपन मैग्नीट्यूड ये लिखा, गुणा क्या हो गया लंबवत दूरी तो लिखेंगे। तो देखो बल आघूर्ण का मात्रक क्या होगा अभी, बल आघूर्ण का मात्रक, तो इसका मात्रक क्या हो गया, बल का न्यूटन और दूरी का मीटर, ठीक है। बल आघूर्ण का विमीय सूत्र, तो बल आघूर्ण का विमीय सूत्र जो होगा वो अपने पास क्या होगा, विमीय सूत्र अपन कहेंगे m1L1T-2, ये तो किसकी विमा, बल की, दूरी की विमा बोलो L1, तो इसकी देखो अपन ये करते हैं m1, इन दोनों को एक साथ लिख दो L2T-2, तो ये किसकी विमा हो गई, बल आघूर्ण की विमा हो गई, ठीक है ना। तो याद रखना है कि जब अपन एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो अपने पास लगने वाला परिणामी बल तो क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है ना। और जो बल आघूर्ण होता है वो क्या होता है, Pe sin थीटा होता है। क्या होता है बल आघूर्ण, Pe sin थीटा। यह अपन वेक्टर फॉर्म में कह रहे हैं तो वेक्टर बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर होता है। बल आघूर्ण एक सदिश राशि होती है, इसकी दिशा क्या होती है,
पी वेक्टर और ई वेक्टर के द्वारा निर्मित तल के लंबवत होती है। तो ये अपन एक समान विद्युत क्षेत्र में अपन विद्युत द्विध्रुव है अपन विद्युत के द्विध्रुवों के ऊपर लगने वाले बल एवं बल आघूर्ण की बात करें। अब देखो यहाँ से इसकी कंडीशन देखना कि यहाँ से अपन इसकी कंडीशन देख रहे हैं तो बराबर क्या कहा, पी साइन थीटा ही तो कह रहे हैं। सपोज करो पहले केस में मैं ये कह देता थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री, तो बराबर क्या हो गया, पी साइन ऑफ 0 कह दें क्या, तो साइन 0 का मान कितना होता है, 0 ही होता है भी, तो ये कितना हो गया, तो बराबर क्या हो गया, 0 ही अपने पास आ जाएगा। 0 को किसी भी संख्या से गुणा करें तो 0 ही होगा। ये अपन विद्युत द्विध्रुव की याद रखना है, स्थायी साम्य अवस्था होती है। विद्युत द्विध्रुव की स्थायी साम्य अवस्था होती है। विद्युत द्विध्रुव की स्थायी साम्य अवस्था अपने पास बनी। दूसरा देखो अपने पास दूसरी स्थिति जो अपन कहेंगे वो अपने पास हो क्या होगा, थीटा बराबर 90 डिग्री की बात अपन करते हैं। तो दूसरे केस में अपन थीटा बराबर 90 के तो बराबर क्या होगा, पी साइन ऑफ 90 डिग्री, ठीक है ना। और ये अपन कहते हैं पी साइन 90 का मान 1 होता है, तो बराबर क्या होगा, पी। तो याद रखना इस अवस्था में, इस स्थिति में अपन ये कह देंगे कि बल आघूर्ण का जो मान होता है ना, बल आघूर्ण का मान अधिकतम होता है, बल आघूर्ण का मान अधिकतम होता है। इसी कारण आपने देखो बल आघूर्ण का जो मान होता है वो अपन ये कह देंगे कि अधिकतम होता है, ठीक है। तो और ये अपन अधिकतम है वो अपन ये कह देंगे थीटा बराबर 90 डिग्री है, और बल आघूर्ण वो अधिकतम अपन कह रहे हैं। तो इस कारण से याद रखना है केवल तो बराबर अधिकतम। कई बार पूछ देता है कि जब अपन एक समान विद्युत द्विध्रुव को, एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को, ठीक है ना, विद्युत द्विध्रुव को किस प्रकार से रखा जाए कि बल आघूर्ण का मान वो अधिकतम हो जाए। तो याद रखना है कि वहां पे कि अपने पास पी और ई के बीच में कितने डिग्री का कोण बना दो, 90 डिग्री का कोण बना देंगे, तो ये अधिकतम मान होता है। तीसरी स्थिति में मैं कह दूं थीटा बराबर 180 डिग्री, तो थीटा बराबर 180 हो गया, तो पी साइन हो गई 180, साइन 180 का मान कितना हो गया, 0 हो गया, तो बराबर भी क्या हो गया, 0 ही हो गया, ठीक है ना। और ये अपन बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव की अस्थायी साम्य अवस्था, विद्युत द्विध्रुव की अस्थायी साम्य अवस्था अपन कह देंगे, ठीक है ना। तो ये अपन ये कह देंगे विद्युत द्विध्रुव की अस्थायी साम्य अवस्था बनेगी। तो ये इनके अपन तीनों कंडीशन है वो अलग अलग बता देंगे। 0 डिग्री है, स्थायी साम्य अवस्था है, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र है, और द्विध्रुव आघूर्ण है वो एक ही दिशा में है, ठीक है ना। और बल आघूर्ण भी अपने बात को अपन विद्युत द्विध्रुव को बने एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा दोनों को एक ही दिशा में रखा गया है, तो अपन स्थायी साम्य अवस्था की स्थिति करें। और अस्थायी साम्य अवस्था का मतलब है विपरीत दिशा में रखा जा रहा है, ठीक है ना। और तीसरी स्थिति है वो अपन ये करें कि जब 90 है तो अपन बल आघूर्ण का मान है वो अधिकतम करें, ठीक है ना। तो यहाँ तक का अपने पास ये टॉपिक है वो अपने को पढ़ना है। उसके बाद में अपन ये कह देंगे कि आगे अपन देखो नया जो टॉपिक कल से शुरू करेंगे वो अपन विद्युत फ्लक्स, गाउस का नियम अपन कहेंगे, गाउस के नियमों के अनुप्रयोग है वो अपन पढ़ेंगे। तो 3 अनुप्रयोग है गाउस की, और एक क्लास तो देखो अपन विद्युत फ्लक्स और गाउस के नियम की हो जाएगी, और 2 क्लास है वो अपन इनके अनुप्रयोगों की करेंगे, ठीक है ना। उनके बाद में अपने पास एक बार चैप्टर वो अपना खत्म हो जाएगा, और उसके बाद में आपकी जो जो प्रॉब्लम आई है वो प्रॉब्लम है वो एक साथ आपको बता